हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस सेक्शन को आपको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि इसका अगर पार्ट 1 अगर नहीं देखे, ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक जो है चैप्टर नंबर 1 से 5 तक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उसमें बता दिए। इसको जो है पार्ट 2 होने जा रहा है, ठीक है। अगर महामैराथन के लिए आप कहिएगा तो एक वीडियो को दोनों में ज्वाइन कर देंगे, तो 1 से लेके आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से लेखक के बारे में। देखिए, इसमें हम सभी लोग वही पढ़ रहे थे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बहादुर के लेखक कौन है, तो आपको पता है कि अमरकांत हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ? था जुलाई 1925 में हुआ। कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ, नगर बलिया में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? नगर बलिया में हुआ। इनकी बात करेंगे तो डिप्टी कलेक्टर के जय पुरस्कार भी मिल चुका। इतना बात हम लोग समझ चुके, ठीक है। आइए इस सब को नहीं पढ़ना है, जो आपके इंपॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएंगे उसी को बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका अगर किसी को नोट्स पीडीएफ लेना है, ठीक है, कंप्लीट, तो उसको देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर देना। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ना है, ठीक है, तो इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है 90 65 71 94 39, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इंपॉर्टेंट है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया, ठीक है। तो लिखेगा, लेखक को बार बार नौकर रखने के लिए जो है दबाव दिया जाता है। लेखक की जो पत्नी होती है निर्मला, बार बार नौकर रखने के लिए क्या करती है? दबाव बनाती है। इसलिए लेखक को लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है और लास्ट में जो है नौकर रख ही लेता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन कीजिए। तो लिखेगा, अमरकांत परिवारों ने बहादुर को जब पहली बार देखा तो शरीर जो है चकैटा था, गोर बदन था, ठीक है, गोरा रंग था, नाक चपटा था, सफ़ेद नेकर था, आदिवासी की सफ़ेद कमी था, भूरा रंग का जूता था और गले में रुमाल बांधे हुए था। लेखक ने जो है अपनी पहली बार का वर्णन इस रूप में करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया। तो लिखिए, लेखक को इसलिए लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि निर्मला बार बार अपने भाइयों के घर का सुख और दुख का वर्णन किया करती थी। इसलिए लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। लेखक को नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बहादुर के नाम से देश शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करिए। देखिए बहादुर जब निर्मला के घर आए, ठीक है, बहादुर जब निर्मला के घर आया तो अत्यधिक मेहनत करके कार्य करने लगा, जिसके कारण निर्मला को यह लगा कि दिल से ज़्यादा यह कार्यों में महान है, बहादुर है, इसलिए इसे बहादुर शब्द से पुकारने लगा। और इसी के कारण जो उसके नाम क्या पड़ गया? दिल बहादुर शब्द उड़ दिया गया, ठीक है। उसके नाम से जो दिल शब्द उड़ दिया गया और बच गया केवल बहादुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो जाते वेरी वेरी कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो लिखिएगा, बहादुर भैंस चराने के लिए गया था, तो उसकी माँ जिस भैंस से प्यार करती थी उसी भैंस को बहादुर ने अत्यधिक पिटाई कर दी थी, जिसके कारण बहादुर को भी माँ ने भैंस की पिटाई का अनुमान लगाकर दुगना पिटाई कर दिया, जिसके कारण बहादुर अपना घर छोड़कर क्या हो गया? भाग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। देखिए जो आपको इम्पोर्टेंट है मतलब कि सब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, देखिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवारों के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा है। तो लिखेगा, बहादुर जब लेखक के घर आया, ठीक है, बहादुर जब लेखक के घर आया तो अधिकांशतः काम कौन करने लगा? बहादुर करने लगा, स्वयं करने लगा, ठीक है। और और बहादुर के कारण सभी परिवारों को अत्यधिक क्या मिलने लगा? आराम मिलने लगा। और निर्मला का जो तबीयत था पूरी तरीका से ठीक हो चुका था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपके लिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक के घर छोड़ दिया, ठीक है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो उत्तर में लिखेगा, बहादुर ने लेखक का घर एक दिन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि चोरी का आरोप बहादुर पर लगाया गया था तथा निर्मला के सभी परिवार वाले बहादुर के साथ मारपीट किया करते थे। इन्हीं कारणों से जो है तंग आकर बहादुर ने लेखक का घर क्या किया? छोड़ दिया। बहादुर ने लेखक का घर को क्या किया? छोड़ दिया।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस आरोप का जो है क्या असर पड़ता है। तो देखिए बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बहादुर उस घर के सदस्य नहीं बल्कि नौकर था, जिसके कारण चोरी का आरोप बहादुर पर लगाया जाता है। इसी के कारण बहादुर लेखक के घर क्या कर देता है, छोड़ देता है। बहादुर जो लेखक के घर छोड़ देता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये देखिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, 13 नंबर प्रश्न हो जाता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। ठीक है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, तो लिखिएगा यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि जो सुख सुविधा बहादुर ने दिया था वह सुख सुविधा कोई दूसरा नौकर नहीं दे सकता, इसी कारण सबको पछतावा होता है। ठीक है, तो भाई अमित सर आप समझ रहे हैं, अगर किसी को अमित सर के कांटेक्ट करना है तो देखिए यहाँ पर आपको 90 65, ठीक है, 71 94 39, अगर नोट्स वगैरह लेना है तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला बढ़े, क्या अगला क्या है, देखिए देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा वही आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। ठीक है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, तो बहादुर के जो चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस होता कि अगर वो अपना सामान और पैसा उसके घर पर ही छोड़ कर चला गया। ठीक है, अगर वो अपना सामान और जो कमाया था पैसा अगर लेकर जाता तो उसको अफसोस नहीं होता। ठीक है, निर्मला को, बाकी निर्मला को जो अफसोस होता था कि सामान भी छोड़ दिया था बेचारा और पैसा भी छोड़ दिया था, इसलिए निर्मला को क्या होता, अफसोस होता था। चलिए यहाँ से अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऑब्जेक्टिव को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, बहादुर पाठ की विद्या क्या है, तो आप लोग को पता है बहादुर क्या कहानी होगा। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, बहादुर के लेखक अमरकांत हो जाएंगे। अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो जुलाई 1925 में हुआ। ठीक है, जुलाई 1925 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आइएगा, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, तो नगर बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, नगर बलिया उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 में कहा आता है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी को डिप्टी कलेक्टरी से पुरस्कृत किया गया, तो लिखिएगा अमरकांत को। ठीक है, अमरकांत को किया गया है, इसका आंसर क्या होगा, अमरकांत इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर को क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा, जिंदगी और जोग किसकी रचना है, ये आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिंदगी और जोग जो है किसकी रचना है, तो बताइएगा कि अमरकांत की रचना हो जाएगा। यानी कि देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है, तो अमरकांत की। देखिए फेमस रचना है। ठीक है, देश के लोग, मौत का नगर, ठीक है, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा आदि किसकी रचना है, तो बताइएगा किसकी है, तो बोलिएगा अमरकांत की है। ठीक है, अगला है कि लेखक के लड़के का नाम क्या है, तो लेखक के लड़के नाम किशोर हो जाएगा। ठीक है, लेखक के लड़के का जो नाम है क्या हो जाएगा, किशोर हो जाएगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न नंबर 9 में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में देखिएगा क्या है, कहते हैं कि लेखक की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, लेखक की जो पत्नी का नाम था निर्मला था। बहादुर ने किसे पीटा था, तो भैंस को पीटा। ठीक है, बहादुर ने किसे पीटा, भैंस को पीटा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागी किसके पास आई है, तो माँ के पास आई, जिसके इसके लिए जो माँ ने अनुमान लगाकर कितना पिटाई किया, तो दुगना पिटाई कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहते हैं बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था, तो बहादुर जो अपने घर से 2 रुपये लेकर भागा था। ठीक है, इसकी अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुपा था, तो झाड़ियों में, जंगल के झाड़ियों में ही बहादुर छिपा रहा था। बहादुर कितने वर्षों का था, तो बहादुर जो है 12-13 वर्ष का लड़का था। ठीक है, बहादुर कितने वर्ष का था, तो 12-13 वर्ष का लड़का था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में बहादुर लेखक के यहाँ क्या कर था, तो नौकर था। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए देखिएगा यहाँ से 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, बहादुर लेखक के यहाँ क्या था, तो बहादुर लेखक के यहाँ नौकर था। ठीक है, बेचारा बहादुर तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसलिए क्या था, नौकर था। बहादुर का उम्र कितना था, बहादुर का उम्र 12 वर्ष था। ठीक है, बहादुर का उम्र कितना था, 12 वर्ष था।
बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो गया, ठीक है। बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? तो चुपचाप कोने में छुप गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इल्जाम लगाया? तो चोरी का इल्जाम लगाया था। कितना रुपये चोरी का इल्जाम? 11 रुपये। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपये, ठीक है। बहादुर पर कितना रुपये चोरी का इल्जाम लगा? 11 रुपये लगा। बहादुर लेखा को क्या कहता था? बाबूजी कहते थे, ठीक है। बहादुर जो है लेखा को क्या कहता था? बाबूजी कहते। क्या बोले? अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बहादुर के साथ क्या गिरकर टूट गया? सिल्वर, ठीक है। बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? तो सिल्वर जो है टूट गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या? 22 नंबर देखिएगा। प्रश्न है, बहादुर के क्या नहीं बनने पर निर्मला उसे पीटा, ठीक है। बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा था? रोटी बनाने पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बताइएगा। बहादुर नेपाल का रहने वाला था, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ के मार के कारण, ठीक है। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण बहादुर भागा था। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? युद्ध में मर गया था। लेखा की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे, ठीक है। लेखा की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन आए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है चैप्टर नंबर 6 आपको कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 7 की ओर प्रश्न आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, बस उसको डिस्कशन करना है, ठीक है। और उसी प्रश्न को जो आपको क्या कर लेना है? तो याद कर लेना है, राइट। चलिए अगला बढ़े क्या? देखिए, प्रश्न संख्या 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न संख्या 3 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों, ठीक है और क्यों है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है? तो लिखिएगा, परंपरा का ज्ञान उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, रूढ़ियों को समाप्त कर साहित्यिक क्रांति लाना चाहते हैं। वैसे साहित्य रचनाकार की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है या सर्वाधिक आवश्यक है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निर्मला की साहित्य साधना हुआ। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त होता है, ठीक है। यथेष्ट शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? पर्याप्त होता है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? तो द्वंद्वात्मक होगा, ठीक है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक। अगला परंपरा का मूल्यांकन है, तो ये निबंध होगा। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या है? तो उच्च गांव सन्नी, ठीक है। उच्च गांव सन्नी होगा। चलिए अब चैप्टर नंबर यहाँ से देखेंगे 8 नंबर। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, 7वां पीढ़ी में, ठीक है। इसका अगर पीढ़ी पूछेगा तो बताइएगा 7वीं पीढ़ी में लखनऊ बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। सॉरी, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का। इन्होंने 8 वर्ष में पहली बार पुरस्कार प्राप्त किया था। तो बताइए, तो 8 साल का लड़का था तो इनको पहली बार क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज 9 वर्ष के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। बिरजू महाराज जब 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, इस सब बात को बाद में देखेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कशन करते हैं, ओके। यहाँ से देखिए प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लिखेगा लखनऊ और रामपुर से। देखिए यहाँ रामपुर होगा, ठीक है। रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध था कि लखनऊ बिरजू महाराज के पिताजी का घर था, ठीक है। लखनऊ में बिरजू महाराज के पिताजी का घर था और वहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन रामपुर में उसके पिताजी किसी नवाब यहाँ
नाचते थे, इसलिए लखनऊ और रामपुर से संबंध बना हुआ है। राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो लिखेगा रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाए क्योंकि वह चाहते थे कि मेरी नौकरी छूटकर मेरे बेटों को नौकरी लग जाए। ठीक है, मेरे बेटों को नौकरी लग जाए, इसलिए वह हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 4 इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो अपने पिता के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कहते हैं कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त विवरण दे। तो लिखेगा बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी जब कहीं प्रोग्राम करते हैं है ना, तो बिरजू महाराज को पहले नाचने के लिए कहते थे, उसके बाद स्वयं नाचते थे, लेकिन लू लग जाने के कारण है ना, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, लू जिसको कहते हैं ना, गर्मी के दिन में जो लू चलती है, लू लग जाने के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की। ठीक है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की। तो बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सीताराम जी के लड़के को देते थे, और उस समय बिरजू महाराज 10-11 साल के थे। ठीक है, 10-11 साल का लड़का क्या करते थे, नृत्य की शिक्षा देते थे, मतलब कि डांस करना सिखाते थे, और जिसे शिक्षा देते थे उसी से हाई स्कूल की प्राप्ति कर लेते थे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया और उसे संक्षिप्त में क्या करिए, वर्णन करिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद का समय तब आया जब उनके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उस समय क्रियाक्रम करने के लिए बिरजू महाराज के पास पैसा नहीं था। उन्होंने 250 रुपया करके 2 प्रोग्राम किए और अपने पिताजी का क्रियाक्रम किए। अब आइए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस सब आपके कोई भी सब्जेक्टिव आपको ये हिसाब नहीं है। अब देखिएगा सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या का साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, पाठ के रचनाकार कौन होगा, पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है, तो 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, पूछेगा जन्म कहाँ हुआ तो बताइएगा लखनऊ में हुआ। ठीक है, लखनऊ यूपी। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो 9.5 साल के थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो शंभू महाराज थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो शंभू महाराज था। अगला प्रश्न है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो पिताजी इनके थे। पंडित बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते हैं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते हैं, तो अम्मा को मानते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी मिला था, अवार्ड मिला। ठीक है, क्या मिला था, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, तो उसकी आयु कितनी थी, 27 वर्ष की थी। ठीक है, 27 वर्ष के थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को दुखद किसके शागिर्द मानते थे, तो पिताजी को मानते थे। ठीक है, इसका होगा पिताजी। पंडित बिरजू महाराज को किसने गांड बांधा था। ठीक है, किसने गांड बांधा था, हम लोग की बांधने के लिए, डांस करने के लिए, तो पिताजी हो जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज किसके पर्याय माने जाते हैं, नृत्य के पर्याय। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किसके पर्याय माने जाते हैं, तो नृत्य के। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 13 पंडित बिरजू महाराज की नृत्य की शैली कौन थी, तो कथक हो जाएगा। ठीक है, अगला पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस पीढ़ी में हुआ था, तो 7वीं पीढ़ी में हुआ था इनका जन्म। पंडित बिरजू महाराज कितनी बहनें थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज के कितने बहनें थे, तो 3 बहनें थे, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन जो है उससे कितने वर्ष बड़ी थी, 8 वर्ष बड़ी थी। पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितनी वर्ष बड़ी थी, तो 8 वर्ष थी। पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी, तो 15 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज की जो बड़ी बहन थी उससे कितने वर्ष बड़ी थी,
तो हो जाएगा 15। और छोटी बहन जो थी कितने वर्ष बड़ी थी? 8 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती, है ना, संगीत भारती लेकर कौन गए थे? तो कपिल जी गए थे। पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ प्रोग्राम किया था? तो मैनपुरी में किया था। ठीक है, कहाँ किया? मैनपुरी में किया। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। कहते हैं पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी का 13वीं कराया, मतलब कि क्रियाक्रम कराया? तो 2 प्रोग्राम किए थे 250 रुपये में। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम पर कितने रुपये कमाए थे? 500 रुपये। ठीक है, 250 कितना हुआ? 2 प्रोग्राम 500 रुपये हुए। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज अपना शागिर्द किसे मानते हैं? तो सरस्वती को मानते। ठीक है, देखिएगा पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू जो है अपना शागिर्द किसे मानते हैं? तो सरस्वती को मानते हैं। पंडित बिरजू महाराज को तालीमा किसे मिली, है ना, डांस करने की जो है किसे मिली? बाबूजी से मिला था। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक। कथक कहाँ है? यूपी के। ठीक है, कथक यूपी के। अब कथक कली पूछेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कथक हो गया ना, कथक कली पूछेगा तो केरल बताएगा। ठीक है, कथकली केरल का लोक नृत्य हो जाता है, परंतु कथक पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का होगा, मतलब यूपी का। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है? तो चाचा हो। ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा होंगे। हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक हो। ठीक है, हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। चलिए यहाँ से, इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, इसलिए सारा को देखना पड़ेगा। बिरजू महाराज, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या था? झुमका लाल। ठीक है, झुमक लाल था। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उसका नाम क्या था? झुमक लाल। अगला प्रश्न देखिएगा, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए? तो लखनऊ चले गए। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। ठीक है, कथक नृत्य से। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज कितने रुपये नजराना देकर अपने गुरु पिता से गांड बनवाया? 500 रुपये। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। ठीक है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य। अगला देखते हैं अवनियों के बारे में। ठीक है, इसका देखिए कंप्लीट। अवनियों के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, इसके लेखक हैं। इनका जन्म जो हुआ 16 जनवरी 1941 को हुआ, और कहाँ हुआ था? तो दुर्गापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल निवास स्थान था कहाँ था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, मूल निवास स्थान कहाँ था इनका? मध्य प्रदेश था। और इनकी माता जी का नाम था निर्मला देवी था, और पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। ठीक है, परमानंद था, वाजपेयी था। और रचना की बात करेंगे तो एक पतंगा अनंत में है। ठीक है, और थोड़ी सी जगह इन्हीं की रचना है, फिलहाल इन्हीं की रचना है। ठीक है, अशोक वाजपेयी की। तो चलिए इतना आपको लेखा परिचय हो गया तो काफ़ी हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपको प्रश्न उत्तर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है कि अवनियो क्या है, वह कहाँ अवस्थित है? ठीक है, अवनियो क्या है, वह कहाँ अवस्थित है? तो लिखेगा अवनियो एक शहर है जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, अवनियो क्या है? तो अवनियो एक शहर है जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। हर वर्ष अवनियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो हर वर्ष अवनियो में गर्मी के मौसम में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय समारोह हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहते हैं लेखक अवनियों के सिलसिले में गए और उन्होंने क्या देखा सुना? तो लेखक वहाँ रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए गए थे। वहाँ जाकर लेखक बहुत सारे नाटककार, कवियों, कलाकारों को देखे और सुने। ठीक है, क्या किए? सुने। अगला है ला शत्रु क्या और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल इसका क्या उपयोग है? ठीक है, आजकल जो इसका क्या उपयोग है? तो लिखेगा कि ला शत्रु अवनियों का एक गांव था जहां प्रत्येक साल रंगारंग जो है कार्यक्रम होता है। ठीक है, रंगारंग कार्यक्रम होता है। बस यही आपको इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि लेखक जो है अवनियों क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ जो है कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही? तो लेखक अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, संगीत के कुछ टेप रिकॉर्डर, और वहाँ 19 दिन और 35 कविताएं लिखे। ठीक है, 19 दिन रुके थे और 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना किए थे।
ठीक है। चलिए, बस यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। कहते हैं अवनियों पाठ के लेखक कौन, किस पाठ के विद्या था? ललित रचना। अवनियों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी कहाँ के मूल निवासी? तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी। ठीक है। अगला, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या होगा? निर्मला देवी। पिता का नाम होगा परमानंद वाजपेयी। ठीक है, परमानंद वाजपेयी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ शुरू किया था? गवर्नमेंट हाई स्कूल से। ठीक है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल इसका सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को जन्म हुआ। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्गा जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दुर्गा छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब होगा। अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया? ठीक है, अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया? तो दिल्ली से किया, राइट आंसर। किसके लगभग 3 दर्जन मौलिक मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित हुई? तो अशोक वाजपेयी इसका सही जवाब होगा। एक पतंगा अनंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की होगा इसका सही जवाब। ठीक है, अशोक वाजपेयी इसका सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष कहीं नहीं तो वही थोड़ी सी जगह इत्यादि किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। अवनियों कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में। अवनियों क्या है? तो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ठीक है, अवनियों क्या है? तो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ हो जाएगा। लेखक जो है कितने वर्ष पहले अवनियों गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले अवनियों गए थे? तो 10 वर्ष पहले गए। ठीक है, 10 वर्ष पहले गए थे। लेखक अवनियों में कितने दिन रुके थे? तो 19 दिन रुके। ठीक है, लेखक अवनियों में कितने दिन रुके? तो 10 दिन रुके, सॉरी 19 दिन, बाय मिस्टेक 19 दिन रुके थे, जिसमें से 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना किए थे। अगला प्रश्न है कि लेखक 19 दिन के प्रवास में अवनियों में कितनी कविताएं और गद्य लिखे? 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि फ्रांस का एक प्रमुख जो है कला केंद्र रहा है, तो अवनियों रहा है। रोन नदी के दूसरे ओर बसा एक छोटा सा शहर कौन था? तो बिलनम था। ठीक है, बिलनवा है तो एक छोटा सा गांव है। क्या एक छोटा सा गांव? अशोक वाजपेयी अवनियों क्या साथ लेकर गए थे? तो हिंदी का टाइपराइटर था, कुछ पुस्तक था, कुछ संगीत का टेप रिकॉर्ड था। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति का किसका धार्मिक उपयोगिता रहा? तो ला शत्रु का रहा। ठीक है, किसका रहा? ला शत्रु का रहा। अगला है कि ला शत्रु क्या है? तब बताइएगा। ला शत्रु जो है ईसाई मठ है। ठीक है, ला शत्रु क्या है? तो ला शत्रु जो है ईसाई मठ हो जाएगा। यानी पिकासो की कृति का नाम क्या है? यानी कि मादा मोलेज द एवेन्यू है। ठीक है, मादा मोलेज द एवेन्यू है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो एवेन्यू है। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या? एवेन्यू होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तिरंगा रंग कर समारोह होता है। ठीक है, अगला कि विलानावा और अवनियों के बीच में कौन सी नदी है? तो रोन नदी है। अवनियों क्या है? तो अवनियों जो है ईसाई मठ है। ठीक है, अवनियों क्या है? तो अवनियों एक ईसाई मठ होगा। अगला प्रश्न है कि अवनियों में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाली अति अर्था यति यथावादी कौन कवि है? तो यांत्रे बिरता रेनेस्ला और पॉल एलुअर सभी। ठीक है, ये सब विदेशी, ये सब के एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, अशोक वाजपेयी की ललित रचना है तो अवनियों होगा। अवनियों दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है? ठीक है, मतलब कैसा शहर है? तो पुराना शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेखक अवनियों किस लिए गए थे? समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। पीटर ब्रूक का विवाह प्रस्त महाभारत वाला कहाँ था? अवनियों में था। ला शत्रु को किसने बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने बनवाया था। ला शत्रु को किसने बनाया? फ्रेंच शासकों ने। कार्थोसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है, तो वो उसका है ला शत्रु। जाराशाही कहाँ है? तो रूस में होगा। रूस में जर का अर्थ क्या होता है? रूस में जर का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। अवनियों किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं कि अशोक वाजपेयी को नदी किनारे किसकी कविता याद आती है? तो विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ देखिए कट गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की कविता, विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है
अशोक वाजपेयी नदी की तुलना किससे करते हैं? तो कविता से करते हैं। अशोक वाजपेयी को नदी के किनारे विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है, नदी चेहरे लोग, ठीक है, नदी चेहरे लोग। अगला देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न आपको निकल कर आते हैं मछली, ठीक है। मछली के लेखक कौन है? तब विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, ठीक है। कब हुआ? तो बोलिएगा 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ था। इनके गांव का नाम था राजनंद गांव, राजनंद गांव था, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है? नौकर की कमीज है, ठीक है, नौकर की कमीज है, खिलेगा तो दिखेगा, ठीक है, दीवार में खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, ठीक है, पेड़ पर कमरा भी इन्हीं का रचना, महाविद्यालय इत्यादि। ये जो मछली जो लिखा गया है ना, महाविद्यालय से ही लिया गया है। चलिए, तो इसके बारे में हम विशेष अब बाद में बात करेंगे। इससे पहले जो भी सब्जेक्टिव आते हैं ना, सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कहते हैं झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो लिखेगा झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि जिंदा मछली को बचाना चाहता था और भीगने से बचना भी चाहता था, इसलिए पतली गली में बच्चा लोग क्या किया? घुस गए। मछली लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? तो देखिएगा, मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा यह थी कि जिंदा मछली को कुआं में डाल देंगे और बड़े हो जाने पर कुएं से मछली को निकाल कर खेलेंगे और पुनः इसी में डाल देंगे। अगला, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने जो है मरे हुए मछली में मरे हुए मछली की आंख में चेहरा देखने का प्रयास करा था, जो उसके दीदी ने बताया था कि मरे हुए मछली में जो उसका प्रतिबिंब नहीं बनता, जिंदा मछली में बनता है। अगला प्रश्न है कि मछली को छूते हुए संतोष क्यों हिचक रहा था? मछली को संतोष छूते इसलिए हिचक रहा क्योंकि उसे डर लगता था, ठीक है, उसे लगता था कि मछली को छूने में मछली क्या करेगी? काट लेगी, या तो कहिए मछली से उसे डर लगता था। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से आते हैं कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी बच्चों को, उसकी परख कैसे की? तो मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी कि मरी हुई मछली में मनुष्य के आंखों का प्रतिबिंब नहीं बनता है। बच्चों ने उसकी परख जो है मरे हुए मछली की आंखों में अपना चेहरा देखने का प्रयास करता था, लेकिन दिखाई नहीं देती थी, ठीक है। अगला, संतु क्यों उदास हो गया? बेचारा संतु उदास हो गया, इसका रीजन बताओ भाई। संतु इसलिए उदास हो गया क्योंकि मछली को कुएं में डालकर बड़ा होने पर उसे निकाल कर खेलना चाहता था, जो उसकी अभिलाषा पूरा नहीं हो सकी, इसलिए संतु क्या हो गया? सैड हो गया। अगला प्रश्न, घर में मछली कौन खाता और वह कैसे बनाई जाती? तो लिखिए, घर में मछली केवल पिताजी खाते और मछली जो है पाटे पर काट कर बनाया जाता, ठीक है। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी अपने कमरे में थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। अरे अरे कहता हुआ भागो, किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ भागो, संतों के पीछे भागा क्योंकि संतों मछली को लेकर भाग रहा था, उसे पकड़ने के लिए संतों के पीछे भग्गू दौड़ा। ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं कि मछली और दीदी में क्या समानता है दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करें। तो मछली और दीदी में जो समानता दिखाई पड़ती है, मछली को कट जाने का डर था, दीदी को मछली को काट दिया जाएगा इसका डर था। दीदी आंचल में छटपटा रही थी और मछली जो बाल्टी में छटपटा रही थी, दोनों का छटपटाहट एक जैसा था, है ना। अगला प्रश्न, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। अरे क्या नहीं, ये सब कोई काम नहीं है। देखिए, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, अभी टाइम बहुत सा है। और रुकिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मछली पाठ की विद्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपको कहानी। क्या होगा? कहानी। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल इसका सही जवाब है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ, 1 जनवरी 1937 को। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म कहाँ हुआ? तो राजनंद गांव में हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के क्या रह चुके हैं? कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न है नौकर की कमीज, ठीक है। नौकर की कमीज किसका उपन्यास है? तो हम अभी आप लोग के बीच में पढ़े थे, नौकर की कमीज है विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है।
किसका है? विनोद कुमार शुक्ल को होगा, इसका सही जवाब होगा। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय किसकी दो प्रसिद्ध कहानी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की होगा। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार जो है कब मिला था? बताइएगा। 1997 में मिला। कब मिला? 1997 में मिला। 9। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1900 ईस्वी में मिला, 1990 में। ठीक है, कब मिला? तो 1990 में। मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया। लेखा के घर मछली कौन खाता था? तो उसके पिता खाते। ठीक है, लेखा के घर मछली कौन खाता था? तो उसके पिता। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां लाई थी? तो 3 मछलियां लाई थी। अगला है कि 2 जिंदा और 2 वो जिंदा था, 1 मरा हुआ था। पिताजी द्वारा बाजार से लाई गई 3 मछलियां में कितनी मछली मरी हुई थी? 1 मछली मरा हुआ था और 2 मछली जिंदा था। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी मसाला। अगला प्रश्न देखिए, लेखा को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने मना किया। ठीक है, किसने मना किया था? लेखा को माँ ने मना किया था मछली नहीं खाना। मछली को कौन काट रहा था? भग्गू काट रहा था। मछली को छूने से कौन हिचक रहा था? संतू हिचक रहा। ठीक है, मछली जो है, बच्चे मछली लेकर कहाँ घुस गए? तो पतली गली में। ठीक है, अगला प्रश्न, कहते हैं कि बच्चों के मन में मछली के प्रति क्या अभिलाषा थी? तो एक मछली को कुआं में छोड़कर बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कि मछली को कुआं में डाल देंगे, बड़ा होने पर क्या करेंगे? उसको निकाल के खेलेंगे, फिर उसी में डाल देंगे। किसने कहा था कि मरी हुई मछली में आंखों की परछाई नहीं दिखती है ना? तो दीदी ने कहा था कि जो मरा हुआ मछली रहेगा उसमें मनुष्य का जो परछाई है वो नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। कहते हैं मछली की तरह कौन तड़प रही थी? तो दीदी तड़प रही मछली की तरह। कहते हैं मछली की कहानी में दीदी का प्रेमी कौन था? नरेन था। ठीक है, कहते हैं कि पिताजी ने भग्गू किसके हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था? नरेन का। ठीक है, पिताजी ने कहा भग्गू से कि देख भग्गू, अगर नरेन घर घुसे तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, जो होगा से बाद में देखेंगे। अरे अरे कहता हुआ संतू किसके पीछे भागा है? तो भग्गू के पीछे भागा। मुहर नदी किस शहर से मुहर नदी शहर से कितनी दूर है? 3 मील दूर है। ठीक है, मुहर नदी शहर से कितनी दूर है? तो 3 मील। घर में कौन हल्की हल्की सिसकियां ले रही है? तो दीदी ले रही है, जो कि बिस्तर पर है। पूरे घर में कैसे मतलब गंध आ रही है? तो मछलियों की गंध आ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो मछली मांगना चाहता है। कहते हैं मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो निम्न मध्यम वर्ग होगा। खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो 2 मछलियां थी। पिताजी किससे नाराज थे? तो नरेन से नाराज थे। ठीक है, पिताजी किससे नाराज है? नरेन से। अगला, संतु किस कहानी की पात्र है? तो मछली की होगा। परिवार के किस सदस्यों ने मछली कैसी समानता दिखाई पड़ती? दीदी के जैसा। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह जो है किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो हो जाएगा आपको मानव वैज्ञानिक है। ठीक है, मानव वैज्ञानिक होगा। अगला है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में छोड़ने के लिए। अगला, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो बोलेगा कि सर इसके जो लेखक है यानी कि कौन है? कौन है? यतेंद्र मिश्र होगा। ठीक है, नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतेंद्र मिश्र हो जाएंगे। इनका जन्म हुआ 1977 में। कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश एक जगह अयोध्या, वहां पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, यतेंद्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति पुरस्कार है, ऋतुराज सम्मान, इस सभी मिल चुका है। ठीक है, नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार पर बजने वाला मंगल ध्वनि। ठीक है, प्रवेश द्वार में बजने वाला मंगल ध्वनि होता है, नौबत खाने का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डुमरामा की महत्व किस कारण से? तो उत्तर में लिखेगा कि डुमरामा की महत्व इस कारण से बन गया था कि वहाँ नरकट की घास अधिक पाया जाता था और नरकट के माध्यम से ही
शहनाई बजाई जाती थी, इसलिए डुमरामा की महत्व बढ़ गया था। ठीक है, क्या है अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, सुशिरवाद किसे कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वैसे वाद्य यंत्र जिसे फूंक कर बजाए जाते हैं उसे सुशिरवाद कहते हैं, इसकी उत्पत्ति वाद्य शब्द से हुई। ठीक है, देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप याद कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा, कि संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? ठीक है, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? लिखेगा, बिस्मिल्लाह खां संगीतमय कचौड़ी खाना जो है अत्यधिक पसंद करते थे, क्योंकि गरम गरम खोलते हुए कढ़ाई में जब कचौड़ी डाला जाता तो विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती, जो बिस्मिल्लाह खां को सुनना बहुत ही पसंद था। ठीक है, बहुत ही पसंद था। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, कहते हैं कि नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विद्या है? तब व्यक्तिगत चित्र हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र होगा। इसका जन्म कब हुआ है? तो 1977 में जन्म हुआ, अयोध्या यूपी में। अगला जन्म कहाँ हुआ है? तो आप लोग बता दिएगा, अयोध्या यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश। यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया, किस विश्वविद्यालय से किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। किस लेखक को राजीव गांधी, है ना, देखो राजीव गांधी एकता पुरस्कार और राज्य पुरस्कार, ठीक है, राज्य पुरस्कार है, हेमंत स्मृति पुरस्कार है, और उसके बाद ऋतुराज सम्मान पुरस्कार किनको मिला है? यतीन्द्र मिश्र को मिला। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ? जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ? तो बिहार के डुमरामा में। कब हुआ? तो 1916 में हुआ। आइएगा, बिस्मिल्लाह खान नमाज में क्या मांगते थे? अब मालिक एक सुर वक्त दे दे। ठीक है, मालिक एक सुर वक्त दे, है ना, हम के सुर ही मांग रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना आगे? 10 है। बिस्मिल्लाह खान के साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा है? तो मुहर्रम जुड़ा है। अगला, बिस्मिल्लाह खान जब कभी कहीं प्रोग्राम करते तो किस और मुंह करके शहनाई बजाते थे? तो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में बजाते थे। ठीक है, विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में। बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? उस्ताद सलार हुसैन खान थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 में क्या है? कहते हैं सुशिरवाद यंत्र में शाह की उपाधि किसे मिला? शहनाई को मिला। संस्कृत की पाठशाला है तो काशी को माना जाता है। बिस्मिल्लाह खान का मतलब होता है बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का मतलब होता है बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, खां के शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को मिल चुका है तो भारत रत्न मिल चुका है। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के थे, पूरक थे। कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर में जागती है? तो काशी जागती। ठीक है, कौन जागती है? काशी जागती। कहाँ मरने पर भी मंगल माना जाता है? तो काशी में मरने पर मंगल माना जाता है। किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा गया है? किसको नवाजा गया? तो बताइएगा कि बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, किसको? बिस्मिल्लाह खान को। नौबत खाने में इबादत पाठ केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान है। इबादत का अर्थ बताइएगा क्या होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। आप लोग उपासना करते हैं कोई भी? इबादत का अर्थ होता है उपासना। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। फटा सुर ना बख्शे लुंगिया का क्या? आज फटी तो कल सिल जाएगा, उपयुक्त कथन किसका? बिस्मिल्लाह खान का। ठीक है, कहते हैं कि एक बार जब फट गया सुर, है ना, अगर एक बार फटा सुर तो दोबारा नहीं होगा। अगर लुगिया फटा तो क्या हुआ? आज फटा तो कल सिला जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, वस्त्र शास्त्रों में आनंद कनन के नाम से प्रतिष्ठित है काशी। नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। ठीक है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान होगा। नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किन किन जो है व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया? बिस्मिल्लाह खान का किया। ठीक है, क्या किया? बिस्मिल्लाह खान का किया। अगला, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? तो कामरुद्दीन या तो अमीरुद्दीन कही। ठीक है, कामरुद्दीन हो जाएगा या तो अमीरुद्दीन हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था बताइएगा। तो होगा पुराना बालाजी मंदिर, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा, पुराना बालाजी मंदिर जाना पड़ता था। अगला है कि 5-6 वर्ष डुमरावा में बिताकर कमरुद्दीन जो है कहाँ गए थे, तो काशी चले गए थे। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, रीड या नरकट की हड्डी, ठीक। इसका सही जवाब क्या मारिएगा, इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड, देखिए इसका होगा रीढ़ की नरकट, ठीक है। रीढ़ की नरकट होगा। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, रीढ़ की नरकट का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रुसल यानी कि रसूलन बाई थी, रसूलन बाई कौन थी, तो इसका सही जवाब होगा गायिका थी। कौन थी, गायिका थी, इसका सही। अगला है कि बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार जहाँ के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, तो डुमरामा के निवासी थे, ठीक है, डुमरामा का। अगला प्रश्न है कमरुद्दीन जो है, कमरुद्दीन किसका था नाम, तो बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है कि अरब देश में फूंक कर बजाने वाले बदयंत्र में जिसमें नाड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, नया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। इसका भी लेखक परिचय जबरदस्त होता है, तो चलिए इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनका उपाधि की बात करें तो इसे राष्ट्रपिता का उपाधि था, बापू जी का उपाधि था। महात्मा गांधी के माता जी का नाम क्या था, तो बोलिएगा पुतली बाई था, और पिता का जी नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी था, ठीक है, मोहनदास करमचंद्र गांधी था। इनकी पत्नी का नाम अगर बात करेंगे कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 1893 से 1914 तक की क्या की वकालत की। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो 1893 से लेकर 1914 तक वकालत की। अगला दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 में लौट गए भारत, ठीक है। अगला है प्रश्न, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, राइट। अगला प्रश्न है कि गांधी जी अपना हथियार जो है सत्य और अहिंसा को मानते हैं, ठीक है। गांधी जी अपना हथियार सत्य और अहिंसा को मानते हैं। वह बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध एवं हृदय के शांति को मानते हैं, ठीक है। किसको मानते हैं, मतलब कि बढ़िया शिक्षा वही है जो अहिंसक, प्रतिरोधक एवं हृदय की क्या हो, शांति है, वही सब बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया था। गांधी जी की हत्या किसने किया, नाथूराम गोडसे ने किया था। बात करेंगे गांधी जी को सबसे पहले बापू को अगर किसने बुलाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहकर बुलाया था। अच्छा, गांधी जी ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया था उपाधि, तो बोलिएगा गुरुदेव की उपाधि दी, ठीक है। किसकी उपाधि दिया था, गुरुदेव कहा था। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, अगला इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि गांधी जी ने जो है प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया हरिजन की रचना किया है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना किया था कौन, गांधी जी। देखिए इनके प्रश्न उत्तर के बात करेंगे। गांधी जी जो है बढ़िया शिक्षा किसे मानते, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे गांधी जी, टाइम हो गया। गांधी जी बढ़िया शिक्षा जो है व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ अक्षर ज्ञान को मानते। अगला कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है, तो देखिए क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर लिखेगा कि अपनी इंद्रियों को सही तरीके से उपभोग करने के लिए सीखना जरूरी है, मतलब उपयोग, ठीक है, उपयोग करने के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि हाथ पैरे आँख नाक कान उपभोग के बिना शिक्षा क्या अधूरी है। उपयोग, देखो टाइपिंग मिस्टेक कर, उपयोग के बिना क्या है, शिक्षा अधूरी है। चलिए अगला है गांधी जी का अभिप्राय जो है शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लेट आ रहा क्या, देखिएगा शिक्षा का अभिप्राय जो गांधी जी क्या मानते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शिक्षा का जो है ना, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं, तो गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय यह मानते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान के साथ अपनी इंद्रियां का सही प्रयोग करना तथा अपने तरीके से किसी औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना अच्छी शिक्षा मानते हैं। और इन सब जो है आपको कोई भी काम लायक नहीं है। यहाँ देखिए आपके 6 नंबर प्रश्न आपके
इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं, क्यों? शिक्षा का ध्येय गांधी जी की कटाई और धुनाई को मानते हैं। इसके माध्यम से हर रोज अपना विकास कर सकते हैं, जिसमें लोग अपने आप पर आत्मनिर्भर रह सकते हैं। और क्या, अब चलिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा संस्कृति पाठ की विद्या क्या है? शिक्षा शास्त्र होगा। शिक्षा संस्कृति लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी हो जाएगा, ठीक है, करमचंद गांधी होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है? पुतलीबाई होगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? पोरबंदर के आसपास हुआ था, जो कि गुजरात पड़ता है। महात्मा गांधी की वकालत की पढ़ाई करने कब से कब तक, कब और कहाँ गए? 4 दिसंबर 1888 कहाँ गए? लंदन यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी से। अगला, गांधी जी का जो विवाह, ठीक है, गांधी जी का विवाह किसके साथ हुआ है? कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब तक रहे? कब से कब तक रहे? तो 1893 से 1914 तक रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए हैं? ठीक है, वापस कब आए? तो 1915 में आए थे गांधी जी वापस। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर या टैगोर को उपाधि किससे दी? तो बापू को दी, ठीक। हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की, ठीक है। हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला है, हरिजन अंग इंडिया आदि पत्रिकाएं किसकी है? हरिजन अंग इंडिया पत्रिकाएं जो है महात्मा गांधी खुद लिखे। अगला है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। गांधी जी के स्मृति पुरस्कार कौन सा दिवस मनाते? गांधी जी की स्मृति मतलब गांधी जी के याद में जो है अहिंसा दिवस मनाते। अगला प्रश्न है कि बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करते हैं? तो महात्मा गांधी को याद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंग्रेज के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी के अनुसार उदास यानी कि उदास बढ़िया शिक्षा क्या है? तो जो अहिंसक प्रतिरोध को। आध्यात्मिक शिक्षा जो गांधी जी को क्या तत्पर है? हृदय की शिक्षा। कौन चाहते थे कि सभी घरों की संस्कृति की हवा उसके घर के पास बहती रहे? तो गांधी जी का ऐसा कहना था। अगला कि शेक्सपियर के किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा कवि है। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी कवि, रूसी के लेखक थे। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह किसका कथन है? गांधी जी का कहना है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंथ किस पार्ट्स में है? तो शिक्षा और संस्कृति में हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको खत्म होता और यहाँ से आपको जो स्टार्ट होगा, राम नाम बीनू व्यर्थ जगह जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कब खंड यहाँ से स्टार्ट होगा? तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और अभी के समय में आप लोग को पता है क्लास लेने जा रहे हैं, तभी यहाँ से क्लास स्टॉपेज होगा, ठीक है। और अगला क्लास से आपको इसमें बना देंगे, ठीक है। तो आपको बुक इसमें यहाँ तक आपको खत्म हो चुका है ना, यहाँ तक बुक जितना भी था। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी का भी अगर इसका मिथ आर्ट्स क्लासेस, ठीक है, इसका नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 90 65 71 94 39, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।